दोस्तों, आज जिस ड्रामा की हम बात करने वाले हैं वो एक बेहद प्यारी और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी है। इस कहानी में हमारी फीमेल लीड मिंगरुओ होती है जो देख नहीं सकती, यानी वो ब्लाइंड है। लेकिन इसके बावजूद हमारे मेल लीड शांग ची को उनसे प्यार हो जाता है। शांग ची मिंगरुओ की हर छोटी बड़ी जरूरत का बहुत ध्यान रखते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। शुरुआत में आप देखेंगे कि दोनों पहली बार एक ब्लाइंड डेट पर मिलते हैं। उस वक्त शांग ची शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे मिंगरुओ उन्हें क्यूट लगने लगती है और शांग ची उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और शांग-ची मिंगरुओ को बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। कहानी काफी क्यूट, इमोशनल और दिलचस्प है और इसका एंड बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर आप इन दोनों की जर्नी देखना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अब ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड मिंगरुओ एक कैफे में जाती है। क्योंकि वो ब्लाइंड होती है, इसलिए एक वेट्रेस उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी तक ले जाती है और उनके लिए कॉफी सर्व करती है। इसके बाद अगले सीन में हमारे मेल लीड शांग-ची की एंट्री होती है। उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि उनकी मम्मी ने उन्हें एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा है। इस पर शांग-ची मजाक में कहते हैं, अगर मैं घर जाने से पहले ही शादी कर लूं तो। ये सुनकर असिस्टेंट काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन शांग-ची कार से उतर जाते हैं। असिस्टेंट उन्हें समझाता है कि उनके भाई और भाभी पहले ही मम्मी को एक पोती दे चुके हैं और अब वो भी काफी बड़े हो गए हैं। शांग-ची कहते हैं कि वो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे और अब उन्हें जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ रहा है। असिस्टेंट जवाब देता है, आपको पसंद हो या ना हो, जाना तो पड़ेगा ही। आपकी मम्मी ने मुझसे कहा है कि आपको वो लड़की जरूर पसंद आएगी और अगर पसंद नहीं आई तो मैं आपको आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊंगा। ये सुनकर शांग-ची कहते हैं कि वो भी देखना चाहते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे उनकी मम्मी इतना पसंद कर रही हैं। अब सीन बदलता है और शांग-ची उसी कैफे में पहुंचते हैं। जैसे ही वो पहली बार मिंगरुओ को देखते हैं, मन ही मन सोचते हैं, मम्मी सही कह रही थी, ये लड़की तो मुझे सच में पसंद आ रही है। इसके बाद शांग-ची उनके पास जाते हैं। शांग-ची की मौजूदगी महसूस करके मिंगरुओ पूछती है, क्या आप ही मिस्टर शांग हैं? शांग-ची अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और मिंगरुओ भी उन्हें हेलो कहती है। शांग-ची नोटिस करते हैं कि मिंगरुओ अंदर भी सनग्लासेस पहने हुए हैं और सोचते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि ये लड़की मुझे ना पसंद करने लगे। फिर शांग-ची उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में पता है? मिंगरुओ जवाब देती है, आंटी ने मुझे सिर्फ आपकी उम्र के बारे में बताया था। ये सुनकर शांग-ची सोचते हैं कि उन्हें अपनी दौलत और स्टेटस के बारे में नहीं बताना चाहिए। उनकी मम्मी भी अक्सर अपनी पहचान छुपाकर रखती हैं ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। इसीलिए वो मिंगरुओ से कहते हैं, मैं यूएशएंग ग्रुप में नौकरी करता हूँ और मेरी महीने की इनकम करीब 5-6 हजार है। ये सुनकर मिंगरुओ मन ही मन सोचती है, इतनी तो मेरी पार्ट टाइम जॉब की इनकम है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी कमाई में भी मुझे सुकून महसूस हो रहा है। इसके बाद शांग-ची आगे बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने इसके बाद शांग-ची कहता है कि उसने थोड़ी बहुत सेविंग तो की थी, लेकिन उन्हीं पैसों से उसने अपने लिए एक कार खरीद ली। अब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। वो ये भी मान लेता है कि उसे बहुत ज्यादा स्मोकिंग की आदत है। कम से कम रोज एक पैकेट सिगरेट तो खत्म हो ही जाता है। अगर वो एक दिन भी शराब न पिए तो उसे अजीब सा लगने लगता है। हालांकि वो ये भी साफ कर देता है कि वो जुआ नहीं खेलता। वो खुद को एक ट्रेडिशनल इंसान बताता है और कहता है कि वो चाहता है उसकी पत्नी जेंटल हो ताकि वो अपनी पूरी सैलरी उसे दे सके। लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि हर महीने उसे घर के खर्च के लिए कुछ पैसे देने होंगे। वो चाहता है कि जब वो शराब के नशे में घर लौटे तो कोई ऐसा हो जो उसका ख्याल रखे। इतनी सारी बातें कहने के बाद शांग-ची उसका रिएक्शन देता है, लेकिन मिंगरुओ बिल्कुल भी परेशान या असहज नहीं लगती। इसके बाद मिंगरुओ अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो पार्ट टाइम जॉब करती है और अपने टीचर्स के साथ बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल भी करती रहती है। फिलहाल वो अकेली रहती है। उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उसकी माँ ने उसके लिए कुछ पैसे छोड़ दिए थे जो बैंक में डिपॉजिट हैं। उसी पर मिलने वाले इंटरेस्ट से उसका गुजारा हो जाता है। ये सुनकर शांग-ची उसे टोकते हुए कहता है कि उसे इतनी डिटेल में सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर अकेले इंसान को टारगेट करते हैं। मिंगरुओ मुस्कुराते हुए कहती है, आप आंटी के बेटे हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। ये सुनकर शांग-ची थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर सीधे सीधे कह देता है कि वो फिलहाल ना शादी करना चाहता है और ना ही डेट। आज की ये मीटिंग उसकी मम्मी ने उसकी मर्जी के बिना अरेंज की थी और उसे इसके बारे में सिर्फ 10 मिनट पहले ही पता चला था। मिंगरुओ को ये सुनकर बुरा तो लगता है, लेकिन वो शांति से कहती है कि वो उसकी बात समझ सकती है। वो बस आंटी को मना नहीं कर पाई, इसलिए आ गई थी और वो खुद उन्हें सब समझा देगी। इसके बाद शांग-ची कहता है कि चलो, वो उसे घर छोड़ देता है, लेकिन मिंगरुओ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे अभी थोड़ा काम है, वो इस जगह को अच्छी तरह जानती है और वो उसे परेशान नहीं करेगी। इतना ही नहीं, वो आज का बिल भी खुद ही पे करने की बात कहती है। तभी मिंगरुओ अपनी स्टिक लेकर खड़ी होती है। ये देखकर शांग-ची को जोर का झटका लगता है और तब उसे एहसास होता है कि मिंगरुओ देख नहीं सकती, यानी वो ब्लाइंड है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और शांग-ची वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिंगरुओ अपने आप से कहती है, 15 साल बाद आखिरकार हम मिले और शायद ये आखिरी बार है
है जब हमने एक दूसरे को देखा। उसे याद आता है कि कैसे कभी शांग-ची ने उसकी जान बचाई थी। अब सीन बदलता है और मिंगरू अपनी माँ की कब्र के पास जाती है। वहाँ वो कहती है कि आज वो उससे मिली और उसने सोचा कि वो अब एक बहुत अच्छा इंसान बन गया है। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो उसके लिए खुश है। वो आगे कहती है कि उसे लगा था जब वो उससे मिलेगी तो शायद पहचान नहीं पाएगी, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही उसने उसे पहचान लिया। उसने कहा था कि वो बहुत ज्यादा स्मोक करता है, लेकिन उसे सिगरेट की कोई स्मेल नहीं आई। फिर भी वो जानती है कि वो ठीक है और उसके लिए बस इतना ही काफी है। अब कहानी फिर से शांग-ची पर आती है। वो अपनी मम्मी से मिलने जाता है। उसकी मम्मी पूछती है कि क्या ब्लाइंड डेट इतनी जल्दी खत्म हो गई। इस पर शांग-ची कहता है, आप इतना हुक्म क्यों चला रही हैं? माँ जवाब देती है कि अगर वो तानाशाही कर रही होती तो उसे सीधे मैरिज सर्टिफिकेट लेने भेज देती। शांग-ची उनसे पूछता है कि उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं बताया। तब उसकी मम्मी बताती हैं कि मिंगरुओ किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अंधी हो गई है, लेकिन बाद में उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। उसे वो लड़की पसंद थी, इसलिए उसने सोचा था कि उसे अपनी बहू बना ले, लेकिन शायद उसकी किस्मत में अच्छी बहू लिखी ही नहीं है। वो ये भी कहती हैं कि अगली बार वो मिंगरुओ के साथ उसकी क्लास में जाएंगी। हो सकता है मिंगरुओ उसे अपनी गॉड मदर मान ले और शांग-ची को एक अच्छी बहन मिल जाए। शांग-ची वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर रुक कर पूछता है, आप दोनों साथ में क्लास करते हैं? माँ बताती हैं कि हाँ, वो दोनों योगा क्लास जाती हैं। ये सुनकर शांग-ची मन ही मन सोचता है कि मिंगरुओ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करती है। फिर उसकी मम्मी उससे पूछती हैं कि क्या वो अगले हफ्ते उसे योगा क्लास से पिक करने आएगा। साथ ही वो सीधा सवाल करती हैं, क्या उसे मिंगरुओ पसंद है या नहीं। वो कहती हैं कि जरूर उसने उससे कुछ ऐसा कह दिया होगा जिसकी वजह से अब वो उससे मिलने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। इस पर शांग-ची बस इतना ही कहता है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो शायद वही सही है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंगरुओ योगा क्लास जाती है। वहाँ उसकी दोस्त जिंगजिंग उससे कहती है, तुमने आज कितने कम कपड़े पहन रखे हैं, बीमार पड़ जाओगी। मिंगरुओ हंसते हुए जवाब देती है, अरे मेरी स्कर्ट काफी मोटी है। फिर जिंगजिंग उससे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है और मजाक में कहती है, क्या तुम डेट पर भी ऐसे ही कपड़े पहनकर गई थी। मिंगरुओ बताती है कि वो अपनी मर्जी से ब्लाइंड डेट पर नहीं गई थी और दोनों के बीच सारी बातें पहले ही क्लियर हो चुकी हैं। इस पर जिंगजिंग कहती है, उसने तो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। फिर वो दिलासा देते हुए कहती है कि वो ऐसे बहुत से लोगों को जानती है जो मिंगरुओ के लिए परफेक्ट होंगे और पूछती है कि क्या वो उसके लिए किसी को फिक्स कर दे। मिंगरुओ शांति से मना कर देती है और कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अकेले रहना ही ठीक है। इसके बाद सीन बदलता है। अब हम देखते हैं कि शांग-ची अपनी भतीजी मनमन के साथ खेल रहा होता है। तभी उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है। मनमन खुश होकर कहती है, दादी आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। मिसेज शांग मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती हैं और फिर शांग-ची की तरफ देखकर बोलती हैं, लेकिन लगता है तुम्हारे अंकल आज जानबूझकर अच्छे से तैयार हुए हैं। शांग-ची तुरंत कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मनमन को गुकिन की क्लास छोड़ने जाना है, जो आपकी योगा क्लास की तरफ ही पड़ती है। मैंने भाई से वादा किया था कि मैं ही इसे छोड़ने और लेने जाऊंगा। मनमन क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और कहती है, मेरी टीचर बहुत सुंदर है। इस पर शांग-ची मजाक में कहता है, ये अभी इतनी छोटी है और फिर भी लुक्स के पीछे भाग रही है। मिसेस शांग हंसते हुए कहती हैं, इसमें बुराई क्या है, तुमसे तो बेहतर ही है, जिसे ना लड़की पसंद है और ना ही लड़का। शांग-ची झुंझलाकर कहता है, आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, चलिए अब चलते हैं। इसके बाद तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मिसेस शांग योगा क्लास पहुंचती हैं और मिंगरुओ के बारे में पूछती हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो किसी काम से बाहर गई हुई है। मिसेस शांग शांग-ची से कहती हैं, तो फिर तुम आज अपनी बहन से मिल ही नहीं पाओगे। वैसे तुम्हें पता है ना, उसका निकनेम शियाओजू है। शांग-ची जवाब देता है, आप फिर से पुराने जोक्स मार रही हैं। इस पर मिसेस शांग थोड़ा ड्रामा करते हुए कहती हैं, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं तुम्हारी शादी देख पाऊंगी या नहीं, पता नहीं मेरी बहू कहाँ होगी। शांग-ची कहता है, अब बहुत हो गया, आपको क्लास के लिए जाना चाहिए। इसके बाद मिसेस शांग योगा क्लास के अंदर चली जाती है। वहीं शांग-ची की नजर दीवार पर लगी मिंगरुओ की फोटो पर पड़ती है। वो मन ही मन सोचता है, ये मुस्कुराते हुए सच में बहुत अच्छी लगती है। अब सीन बदलता है। शांग-ची मनमन को लेने जाता है। वहाँ वो देखता है कि मिंगरुओ मनमन को गुकिन सिखा रही होती है। वो मन में सोचता है, तो मनमन जिस खूबसूरत टीचर की बात कर रही थी वो यही है, ये सच में मल्टी टैलेंटेड है। मनमन मिंगरुओ से कहती है कि वो चाहती है कि वो एक और सॉन्ग प्ले करे। मिंगरुओ प्यार से कहती है, अब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेने आ जाएंगे। मनमन जिद करती है, मैं आपसे ही गुकिन सीखना चाहती हूँ। लेकिन मिंगरुओ ईमानदारी से कहती है, मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ। अगर तुम्हें अच्छे से सीखना है तो किसी प्रोफेशनल टीचर से सीखना चाहिए, या फिर तुम घर पर खुद भी प्रैक्टिस कर सकती हो। तभी मनमन की नजर शांग-ची पर पड़ती है। वो खुशी खुशी उसे खींचकर क्लास के अंदर ले आती है, लेकिन अचानक भागते हुए वो मिंगरुओ से टकरा जाती है। मिंगरुओ गिरने ही वाली होती है, लेकिन शांग-ची तुरंत उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। इस वजह से उसका सिर हल्के से शांग-ची के कंधे से टकरा जाता है और वहाँ थोड़ी लालिमा आ जाती है।
मन मन फौरन उससे माफी मांगती है। शांगची चिंता में पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मिंगरुओ मन ही मन सोचती है, ये दर्द उस चोट के सामने कुछ भी नहीं है जब मैं अंधी होने के बाद गिर गई थी। शांगची कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन मिंगरुओ मना कर देती है और कहती है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती। वहीं मन ही मन सोचती है, क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? सीन बदलता है और अब मिंगरुओ शांगची की कार में बैठी होती है। मन शर्मिंदा होकर कहती है, टीचर मिंग, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस अपने अंकल से आपकी मुलाकात करवाना चाहती थी, लेकिन ये इतने भारी हैं कि इन्हें खींचने में मुझे बहुत जोर लग गया, इसी वजह से मैं आपसे टकरा गई। ये सुनकर शांगची हैरान होकर कहता है, दूसरों पर ब्लेम डालने में तो तुम काफी माहिर हो, अगर मैंने मिंगरुओ को पकड़ा नहीं होता तो वो बेहोश हो जाती। मिंगरुओ शांगची को थैंक यू कहती है। शांगची नोटिस करता है कि उसके सिर में दर्द है, तो वो तुरंत कार से उतरकर उसके लिए दवाई लेकर आता है और खुद उसके सिर पर दवाई लगाता है। मिंगरुओ उसे हाथ साफ करने के लिए वाइप्स देती है। इसके बाद शांगची ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। उधर मिंगरुओ मन ही मन सोचती है कि उसे जल्दी घर जाना चाहिए। शांगची पहले मनमन को घर छोड़ देता है। जैसे ही मनमन उतर जाती है, मिंगरुओ थोड़ी नर्वस हो जाती है और सोचती है, अब मनमन तो घर चली गई, अब मैं क्या करूं? तभी शांगची उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी? मिंगरुओ थोड़ी हिचक के बाद मान जाती है और शांगची उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर शांगची कहता है, आज वीकेंड है, अंदर काफी भीड़ होगी, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मिंगरुओ पूछती है, क्या मैं आपके कंधे पर हाथ रख सकती हूँ? इस पर शांगची उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अंदर ले जाता है। अब हम देखते हैं कि दोनों साथ में लंच के लिए बैठे होते हैं। शांगची खुद उसके लिए प्लेट लगाता है। मिंगरुओ एक बाइट लेती है और उसे स्वाद थोड़ा अजीब लगता है। शांगची ये बात तुरंत नोटिस कर लेता है और प्लेट से लहसुन की कली अलग करके उसकी तरफ बढ़ा देता है। वो कहता है, शायद तुम्हें ये पसंद नहीं है। मिंगरुओ कहती है, खाने की आदत तो धीरे धीरे हो जाती है। शांगची हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे भी ये पसंद नहीं है। इसके बाद दोनों आराम से लंच करते हैं और फिर लंच के बाद साथ में आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। आइसक्रीम लेने के बाद शांगची उससे कहता है, तुम यहीं रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। अब शांगची कार लेने चला जाता है और मिंगरुओ वहीं खड़ी उसका इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ से एक छोटा बच्चा अपने पापा के साथ गुजरता है। बच्चा खुशी से कहता है, डैड आइसक्रीम के लिए थैंक यू। उसके पापा कहते हैं, जब तक तुम अच्छे से बिहेव करोगे मैं तुम्हें रोज ये खरीद कर दूंगा। उनकी बातें सुनकर मिंगरुओ सोचने लगती है कि शायद शांगची उसके साथ इतना अच्छा इसलिए व्यवहार कर रहा है क्योंकि उससे गलती से उसे चोट लग गई थी और वो अब उससे माफी मांगना चाहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शांगची मिंगरुओ को उसके घर छोड़ देता है। जाने से पहले मिंगरुओ उसे ढेर सारी चॉकलेट देते हुए कहती है, ये बहुत टेस्टी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। शांगची उसे थैंक यू कहता है और मिंगरुओ घर के अंदर चली जाती है। शांगची देखता है कि घर पहुंचने के बाद भी मिंगरुओ ने लाइट्स ऑन नहीं की। वो मन ही मन सोचता है, इसे लाइट्स ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी तरफ हम मिंगरुओ को देखते हैं। वो सोचती है कि वो और शांगची आखिरी बार ब्लाइंड डेट पर मिले थे और अब अजीब इत्तेफाक है कि वो मनमन के अंकल निकले। उसे मनमन की बातें याद आती हैं। मनमन ने कहा था, अगर रोबोट्स की शादी होती तो मेरे अंकल को सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता। वो ये भी बताती है कि आखिरी बार उनका झगड़ा तब हुआ था जब वो रात को बहुत देर से घर आए थे। जब दादी ने पापा से उनके बारे में पूछा तो पापा ने कहा था कि वो उस रात ऑफिस में ही रुकेंगे। मिंगरुओ सोचती है कि शांगची के भाई की शादी को काफी वक्त हो चुका है और मनमन भी अब बड़ी हो गई है, लेकिन अब तक मिस्टर शांग की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। इसी वजह से आंटी काफी परेशान रहती हैं। फिर वो खुद से कहती है, शांगची मेरे साथ इतना अच्छा इसलिए व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि उनकी परवरिश अच्छी हुई है, वो मुझे पसंद नहीं करते, है ना? सीन फिर से बदलता है। अब हम देखते हैं कि शांगची अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं और वहीं शांगची अपने फोन में कुछ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ स्क्रीन को देख रहा होता है। तभी उनका एक दोस्त कहता है, शांगची आज तुम कुछ अजीब लग रहे हो, क्या तुमने वादा नहीं किया था कि आज तुम हम दोनों पतियों को दिलासा दोगे? शांगची हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें दिलासे की नहीं पैसों की जरूरत है और आज से मैं बदल गया हूँ। उसके दोस्त ये सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी उनमें से एक पूछता है, तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे ना? कौन है वो लकी लड़की? शांगची जवाब देता है, उसने मेरी तारीफ की और कहा कि मैं बहुत जेंटल हूँ। फिर वो अपने दोस्त से अचानक पूछता है, वैसे तुम्हारा ऑप्टिक नर्व रिपेयर प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? दोस्त हैरान होकर कहता है, तुमने अचानक ये सवाल कैसे पूछ लिया? अभी तो ये प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है और मुझे पैसों की जरूरत भी है, क्या तुम इन्वेस्ट करोगे? शांगची बिना सोचे कहता है, क्या मैं 50 मिलियन इन्वेस्ट कर सकता हूँ? क्लिनिकल ट्रायल्स को जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ाओ। ये सुनकर उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और आपस में कहते हैं, आज इसे हो क्या गया है? इसके बाद शांगची अपने दूसरे दोस्त से पूछता है, तुम और तुम्हारी मंगेतर स्पेशल स्कूल्स में स्पेशल सर्विस देते हो ना? चलो मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प करूंगा। मैंने वो स्कूल खरीद लिया है, मुझे लगता है कल वहाँ वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी तो उसकी थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। इतना कहकर शांगची वहाँ से चला जाता है और उसके दोस्त हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। अब
सीन बदलता है। हम देखते हैं कि मिंगरुओ को शांग-ची का वॉइस मैसेज आता है। वो पूछता है, आज का खाना कैसा था? मिंगरुओ वॉइस नोट भेजती है, खाना बहुत अच्छा था। शांग-ची जवाब देता है, तो अगली बार भी हम वहीं अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। ये सुनकर मिंगरुओ हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचती है, क्या जो लोग ब्लाइंड डेट पर जाते हैं वो बाद में भी ऐसे ही मिलते रहते हैं? क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? फिर वो शांग-ची को गुड नाइट कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंगरुओ योगा क्लास में होती है और सोचती है, पिछले 1 हफ्ते से हमारी ज्यादा बात नहीं हुई। शायद वो अपॉइंटमेंट वाली बात उन्होंने बस यूं ही कह दी थी। तभी जिंगजिंग उससे पूछती है, तुम किससे चैट कर रही हो? कहीं वो 40 टी हाउसेस का ओनर तो नहीं? क्या वो तुम्हारे लिए कुछ फील करता है? वो आगे कहती है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, हैंडसम भी हैं और शायद सिंगल भी। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम पियानो बहुत अच्छा बजाती हो, तुम इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाती ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सको। तभी मिसेस शांग वहाँ आ जाती हैं और पूछती हैं, क्या मिंगरुओ किसी से मिलने जा रही है? जिंगजिंग जवाब देती है, हाँ, टी हाउस के ओनर से। मिसेस शांग कहती हैं, मैं भी वहाँ अक्सर जाती हूँ, उसके ओनर बहुत अच्छे हैं और बड़े प्यार से बात करते हैं। जिंगजिंग कहती है, लेकिन आज मेरी दोपहर में क्लास है, मैं मिंगरुओ को वहाँ नहीं ले जा सकती। इस पर मिसेस शांग तुरंत कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं मिंगरुओ को वहाँ ले जाऊंगी। सीन बदलता है। अब हम देखते हैं कि मिसेस शांग मिंगरुओ को उसी टी शॉप पर लेकर जाती हैं। जैसे ही मिंगरुओ अंदर जाने लगती है, मिसेस शांग उसकी तस्वीरें खींचकर शांग-ची को भेज देती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शांग-ची उसी टी शॉप में मौजूद होता है। उसके सामने एक बिजनेसमैन बैठा होता है जो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मीटिंग के लिए मेरे बेटे की दुकान चुनी। यहाँ तो लाइव पियानो परफॉर्मेंस भी चल रहा है। अब हम देखते हैं कि मिंगरुओ वहीं पियानो बजा रही होती है। शांग-ची उसे सुनकर कहता है, म्यूजिक बहुत अच्छा है। बिजनेसमैन कहता है, आपका म्यूजिक टेस्ट बहुत अच्छा है और ये म्यूजिशियन भी कमाल का बजाती है। ये स्किल उसने पर्सनली मास्टर छिलान से सीखी है। इधर दोनों बिजनेस की बातों में लग जाते हैं। उधर मिंगरुओ को शांग-ची की आवाज सुनाई देती है और वो मन ही मन सोचती है, लगता है मैं मिस्टर शांग के वॉइस मैसेज कुछ ज्यादा ही सुनने लगी हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गेस्ट की आवाज बिल्कुल उन्हीं जैसी है। अब सीन बदलता है और मिंगरुओ उठकर टी शॉप के ओनर मिस्टर चांग के पास जाती है। मिस्टर चांग उससे कहते हैं, आज तुमने बहुत मेहनत की है। वैसे अंदर बैठे उन दोनों के बीच क्या बात हो रही थी? कहीं वो दोनों बहस तो नहीं कर रहे थे? मिंगरुओ जवाब देती है, मैं तो पियानो बजा रही थी, उनकी बातें मैंने नहीं सुनी, लेकिन दोनों आराम से बातचीत कर रहे थे। तब मिस्टर चांग कहते हैं, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में बताया था। अंदर जो आदमी बैठा है वही है। पता नहीं पापा क्यों यूएशएन ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। जब वो अंदर आया तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा। मुझे बहुत अजीब लगा, ऐसा लगा जैसे वो मुझे मार ही देगा। ये सुनकर मिंगरुओ सोचती है, यूएशएन ग्रुप में तो मिस्टर शांग भी काम करते हैं, कहीं अंदर बैठा इंसान मिस्टर शांग तो नहीं था? तभी अंदर से आवाज आती है और मिस्टर चांग कहते हैं, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, तुम यहीं आराम करो। मिस्टर चांग बाहर चले जाते हैं, लेकिन मिंगरुओ भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। उधर मिस्टर चांग देखते हैं कि शांग-ची की कार टी शॉप के चारों तरफ बार बार चक्कर लगा रही है। वो मन में सोचते हैं, ये 5 बार चक्कर लगा चुका है, कहीं मुझे परेशान करने तो नहीं आया? तभी मिंगरुओ वहाँ आ जाती है और मिस्टर चांग सीढ़ियों से उतरने में उसकी मदद करते हैं। वो पूछते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला दूं? उसी पल शांग-ची अपनी कार रोककर उनके पास आता है और कहता है, मिंगरुओ, कितनी इत्तेफाक की बात है, मैं यहीं से गुजर रहा था और तुम्हें देख लिया। मिस्टर चांग मन ही मन कहते हैं, इत्तेफाक? तुम तो यहाँ चक्कर पर चक्कर लगा रहे थे, तुम्हारी कार के टायर तो लगभग खराब हो चुके होंगे। वो मिंगरुओ से पूछते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मिंगरुओ जवाब देती है, हाँ, ये मेरे दोस्त हैं। इसके बाद शांग-ची मिस्टर चांग को मिंगरुओ से थोड़ा दूर करता है और कहता है, मिंगरुओ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाता है। तभी मिस्टर चांग पूछते हैं, तुम यहाँ मिंगरुओ के लिए आए थे ना? शांग-ची जवाब देता है, मैं तो तुम्हारे लिए आया था। वैसे तुम दोनों दोस्त हो? मिस्टर चांग हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी शांग-ची अचानक पूछता है, तुम्हें क्या लगता है उसे कैसी जिंदगी पसंद होगी? मिस्टर चांग चौंक जाते हैं, लेकिन शांग-ची तुरंत कह देता है, ऐसे ही पूछ लिया, वैसे तुम्हारी शॉप बहुत अच्छी है, अगली बार मैं यहाँ की मेंबरशिप जरूर लूंगा। इतना कहकर शांग-ची वहाँ से चला जाता है। वो अपनी कार से अपने असिस्टेंट को बाहर उतार देता है और खुद मिंगरुओ के साथ चला जाता है। मिस्टर चांग ये सब देखते रह जाते हैं। तभी शांग-ची का असिस्टेंट उनसे पूछता है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? अब सीन बदलता है। शांग-ची कार रोकता है। मिंगरुओ पूछती है, क्या हम पहुंच गए? शांग-ची उससे पूछता है, क्या तुम उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी? मिंगरुओ कहती है, नहीं, मैं तो बस उस शॉप में पार्ट टाइम जॉब के लिए गई थी। इसके बाद शांग-ची उसे एक कैंडी देता है और पूछता है, जब तुम ब्लाइंड डेट पर आई थी तो क्या तुम शादी के बारे में सोच रही हो? मिंगरुओ जवाब देती है, हाँ। शांग-ची पूछता है, तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मिंगरुओ कहती है, मैं देख नहीं सकती। शांग-ची शांति से कहता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पिछले कुछ समय से मैं स्पेशल स्कूल्स में वॉलंटियरिंग कर रहा था, इसलिए तुमसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। फिर वो कहता है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस सवाल ये है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तभी मिंगरुओ कहती है, क्या हम आज ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं? सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं।
इसके बाद मिंगरुओ मुस्कुरा रही होती है। शांगची पूछता है, तुम हंस क्यों रही हो? मिंगरुओ कहती है, ऐसा नहीं है, बस मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। शांगची जवाब देता है, उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी। फिर वो कहता है, अब जब हम शादीशुदा हैं तो क्या मैं तुम्हारे लिए रेडीमेड रिंग खरीद सकता हूँ? वो मन में सोचता है कि मिंगरुओ को कीमती स्टोन्स इकट्ठा करना पसंद है। शायद वहां से कोई खूबसूरत डायमंड मिल जाए जिससे रिंग बन सके। मिंगरुओ कहती है, ठीक है, लेकिन आपको मिंगरुओ कहती है, कुछ बहुत महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपल चीजें ही पसंद हैं। वैसे भी मैं पियानो बजाती हूँ, मुझे डर रहता है कि कहीं रिंग खो न दूं। इस पर शांगची कहता है, कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए एक चेन खरीद दूंगा। क्या तुम रिंग को नेकलेस की तरह पहनोगी? इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक रिंग शॉप में होते हैं। मिंगरुओ एक रिंग ट्राई करती है, लेकिन फिर उसे वापस रख देती है। वो शांगची को थोड़ा दूर ले जाकर कहती है, आपने कहा था ना कि आपने अपनी सारी सेविंग से कार खरीद ली है। अब आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, आपको इतनी महंगी रिंग लेने की जरूरत नहीं है। हमारी जैसी फैमिली के लिए बेसिक मॉडल ही ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वही रिंग लूं तो उसके पैसे मैं दे दूंगी। ये सुनकर शांगची कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसने मिंगरुओ से पहले क्या कहा था। वो कहता है, मैंने जो तुम्हें बताया था वो पूरी तरह सच नहीं था। लेकिन मिंगरुओ उसकी बात पूरी सुने बिना ही कहती है, मैं समझ सकती हूँ। उस वक्त आपने ये भी झूठ कहा था कि आप बहुत स्मोक और ड्रिंक करते हैं, लेकिन मैंने रिंग के बारे में जो कहा है उसे मत भूलिए। शांगची उसकी बात मान लेता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों रिंग खरीद लेते हैं। उधर मिंगरुओ मन ही मन सोचती है, शांगची बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो वो थोड़ा फिजूल खर्च कर देते हैं। अच्छा है कि मेरे पास पैसे हैं, मैंने अपनी जॉब की कमाई सेव करके रखी है। अब शायद मुझे पार्ट टाइम परफॉर्मर्स हायर करने होंगे, यही पैसे कमाने का तरीका है। मैं भी एक हाउसवाइफ बनकर मेहनत से पैसा कमाना चाहती हूँ। इसके बाद शांगची उसके लिए नेकलेस लाता है और खुद उसे पहनाता है। मिंगरुओ पूछती है, आपकी रिंग कहाँ है? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपको रिंग पहनाऊं? शांगची उसे अपनी रिंग देता है। मिंगरुओ उसका हाथ छूते हुए मन में सोचती है, इनके नाखून कितने साफ सुथरे हैं। लगता है ये वॉलंटियरिंग को लेकर काफी सीरियस है। मैंने भी वॉलंटियरिंग से बहुत कुछ सीखा है। शांगची उसे बधाई देता है और कहता है, अब से हम एक दूसरे के हो चुके हैं। अब सीन बदलता है। दोनों कार में बैठे होते हैं। तभी मिंगरुओ कहती है, मन ने मुझे बताया था कि आपकी आंटी आपको घर आने नहीं देती और आप ऑफिस में ही रात को फ्लोर पर सोते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हैं। मेरे घर से आपका ऑफिस सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, आपको आने जाने में आसानी होगी। शांगची सोचता है, अब हम शादीशुदा हैं तो साथ रहना ही चाहिए। मिंगरुओ आगे कहती है, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो बस अपने कपड़े ले आइए, बाकी सारी चीजें हम सुपरमार्केट से खरीद लेंगे जो मेरे अपार्टमेंट के ठीक सामने है। शांगची कहता है, ठीक है, मैं अपना सामान पैक करके आ जाऊंगा। फिर वो रुककर कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मन ही मन शांगची सोचता है, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं अमीर हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। तभी वो कार से बाहर उतरता है और उसके लिए सफेद फूल लेने जाता है, लेकिन उसी वक्त उसके दोस्त का फोन आता है। दोस्त रो रहा होता है। शांगची पूछता है, क्या हुआ? दोस्त कहता है, मेरी मंगेतर ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैंने उससे अपनी असली पहचान छुपाई थी। ये सुनकर शांगची सोचता है, क्या ये इतना सीरियस होता है? दोस्त कहता है, मैं बेवकूफ था। वो हमेशा कहती थी कि ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। मैंने उसकी बात मानी और उसे सच बता दिया और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। वहीं उसका दूसरा दोस्त कहता है, तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। झूठ पर टिके रिश्ते आज नहीं तो कल टूट ही जाते हैं। लेकिन पहला दोस्त कहता है, उसने कहा था कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या झूठ बोला, उसे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं इंसान कैसा हूँ। शांगची गंभीर होकर पूछता है, क्या ये सच में इतना सीरियस है? अगर मैंने मिंगरुओ को सच बता दिया तो? दोस्त जवाब देता है, जब तक हो सके तब तक चुप ही रहो। शांगची फोन काट देता है और चुपचाप वापस कार में बैठ जाता है। अब हम देखते हैं कि मिंगरुओ को टीचर जू का फोन आता है। टीचर जू उससे कहती हैं कि वो किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाए, लेकिन मिंगरुओ साफ मना कर देती है। टीचर जू कहती हैं, मुझे पता है कि तुम अपने दम पर जी सकती हो, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ गई या मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? मिंगरुओ जवाब देती है, मुझे आंटी का बेटा पसंद है। ये सुनकर शांगची हल्की सी मुस्कान के साथ सब सुन रहा होता है। टीचर जू कहती हैं, लेकिन झिंगझिंग ने तो बताया था कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कुछ खास नहीं रही। मिंगरुओ कहती है, वो अभी कुछ दिनों से मुझसे चैट कर रहे हैं। जब आप फ्री हो और आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो मुझसे मिलने जरूर आइएगा। अभी आप आराम कीजिए। इतना कहकर वो कॉल काट देती है और शांगची से कहती है, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। शांगची मुस्कुराकर कहता है, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मन ही मन वो सोचता है, सिर्फ 3 मुलाकातों के बाद ये मुझे अपनी फैमिली से कैसे इंट्रोड्यूस कर सकती है? मिंगरुओ को मुझसे इतनी आसानी से प्यार नहीं हो सकता। मैंने तो शादी सिर्फ फैमिली के प्रेशर में की है, जबकि मिंगरुओ अपनी टीचर की चिंता कर रही है। तभी मिंगरुओ फूलों की खुशबू से समझ जाती है कि शांगची उसके लिए फूल लाया है। शांगची उसे फूल देता है। मिंगरुओ मन में सोचती है, मुझे
मुझे पहले भी परफॉर्मेंस के लिए फूल मिले हैं, लेकिन ये फूल शांग-ची ने मुझे गिफ्ट किए हैं। शांग-ची उसका हाथ पकड़कर कहता है, हमारी शादी चाहे जैसे भी हुई हो, लेकिन मुझे तुम्हारी टीचर की चिंता समझ आती है। तो क्यों ना हम शादी के बाद अब रोमांस शुरू करें? मिंगरुओ मन ही मन कहती है, हमारा मिलना किसी खूबसूरत सपने जैसा है। ये बात मुझे कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पहले कह दी। और फिर मिंगरुओ हामी भर देती है। अब सीन बदलता है। एक सर्वेंट ऑफिस में शांग-ची के पास आता है और कहता है, मैंने आपका सामान पैक कर दिया है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। आपने कहा था कि आप घर पर नहीं रहेंगे, फिर भी सामान पैक करवाया है, और आपने लेडीज कपड़े भी पैक करवाए हैं। शांग-ची कहता है, हाँ, मैंने शादी कर ली है, अब मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। वहाँ कपड़ों की ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए कुछ कपड़े पहले यहाँ ले आए हैं। सर्वेंट हैरान होकर कहता है, कुछ दिन पहले तो हम ब्लाइंड डेट की बात कर रहे थे। क्या फैमिली में कोई झगड़ा चल रहा है? आप अचानक शादी कैसे कर सकते हैं? और उनके घर में कपड़ों के लिए जगह क्यों नहीं है? क्या उनके पास बहुत ज्यादा कपड़े और ज्वेलरी है? शांग-ची शांति से कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके कुछ अलग शौक हैं। सर्वेंट पूछता है, क्या आपकी वाइफ का कोई फेवरेट ब्रांड या स्टाइल है? शांग-ची कहता है, हर ब्रांड के कपड़े भिजवा दो। सर्वेंट बोलता है, लेकिन हर ब्रांड का साइज अलग होता है। शांग-ची ये बात अपने असिस्टेंट से करता है और सोचता है, वो इतने छोटे साइज के कपड़े कैसे पहन लेती है? क्या वो बहुत कम खाती है? फिर वो सर्वेंट से कहता है, मैंने तुम्हें सारी जानकारी भेज दी है, और हाँ, मेरे लिए जल्दी से एक कुकिंग टीचर का इंतजाम करो, मुझे क्लास लेनी है। ये सुनकर सर्वेंट पूरी तरह शॉक हो जाता है। अब सीन बदलता है। मिंगरुओ फूलों को वास में रखती है और झिंगजिंग को वीडियो कॉल करती है। वो पूछती है, क्या तुम देखकर बता सकती हो कि मेरा घर साफ है या नहीं? झिंगजिंग कहती है, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा। मिंगरुओ लाइट ऑन करती है। झिंगजिंग पूछती है, क्या कोई घर आ रहा है? तुम अकेली रहती हो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मिंगरुओ कहती है, गुचिन क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो एक बच्चे के पेरेंट्स ने मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए कहा है। झिंगजिंग मजाक में कहती है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। जिस तरह से तुम घर साफ कर रही थी, मुझे लगा तुम किसी को सोने के पिंजरे में कैद करने वाली हो। मिंगरुओ धीरे धीरे उसे पूरा घर दिखाती है। झिंगजिंग कहती है, घर तो साफ है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी शक हो तो मैं किसी हाउसकीपर को भेज सकती हूँ। मिंगरुओ कहती है, जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। और फिर झिंगजिंग कॉल काट देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शांग-ची मिंगरुओ के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाने से पहले वो मन ही मन सोचता है, लगता है यहाँ कुछ बदलाव करवाने पड़ेंगे। नया डोरबेल, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जिसमें लाउड स्पीकर हो, कोई ऐसा अनाउंसमेंट सिस्टम जो बताए कि कोई आया है, और एक अलार्म बेल भी होनी चाहिए ताकि अगर कोई अनजान आदमी अंदर घुसने की कोशिश करे तो तुरंत पता चल जाए। इतना सोचने के बाद वो दरवाजा खटखटाता है। मिंगरुओ दरवाजा खोलती है। शांग-ची अंदर आता है और मिंगरुओ उससे कहती है, आप स्लीपर्स पहन लीजिए, ये मैंने अपने टीचर के लिए रखे थे, लेकिन वो कभी आते ही नहीं है। शांग-ची उसे देखकर पूछता है, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? मिंगरुओ कहती है, मैं अभी गेस्ट रूम साफ कर रही थी। गेस्ट रूम सुनते ही शांग-ची थोड़ा निराश हो जाता है। मिंगरुओ उसे गेस्ट रूम में ले जाती है और कहती है, शायद ये थोड़ा छोटा है। यहाँ एक छोटा सा वार्डरोब है जिसमें मैं सर्दियों के कंबल रखती हूँ। अगर आपका सामान यहाँ फिट ना हो तो आप मेरे कमरे में रख सकते हैं। मुझे पहले ही ये सब सोचना चाहिए था। क्या ये बहुत छोटा है? आप मास्टर बेडरूम में क्यों नहीं चले जाते? वो बड़ा है। शांग-ची मुस्कुराकर कहता है, तुम मुझे जमीन पर सोने नहीं देना चाहती, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर वो अपना सूट बैग से निकालता है और वार्डरोब देखता है। मिंगरुओ पूछती है, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? शांग-ची कहता है, ये सूट यहाँ फिट नहीं होगा, क्या मैं इसे तुम्हारे कमरे में रख सकता हूँ? अब मिंगरुओ उसे अपने कमरे में ले जाती है और शांग-ची अपने कपड़े उसके वार्डरोब में रख देता है। इसके बाद मिंगरुओ ड्रॉअर से अपने बैंक कार्ड, पासबुक वगैरह निकालती है और शांग-ची को देती है। वो कहती है, ये घर की चाबी है और ये बैंक कार्ड, मैं आपको इसका पासवर्ड भेज दूंगी। इसमें मेरी कुछ सेविंग्स हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शांग-ची हैरान होकर पूछता है, तुम ये सब मुझे क्यों दे रही हो? मिंगरुओ जवाब देती है, आपने अपनी सारी सेविंग्स कार खरीदने में लगा दी और फिर मुझे ये वेडिंग रिंग भी दिलवाई। अब आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, हम इतना खर्च नहीं कर सकते। अब हम शादीशुदा हैं तो आप ये अपने पास रख सकते हैं। वो कार्ड उसके हाथ में थमा देती है। शांग-ची पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये लेकर भाग जाऊंगा? मिंगरुओ मुस्कुराकर कहती है, नहीं, शादी के झूठे डॉक्यूमेंट बनाना क्राइम है और कार्ड में जितने पैसे हैं उसके हिसाब से आपको 3 से 10 साल तक जेल हो सकती है। मन ही मन वो सोचती है, मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसे याद आता है कि शांग-ची ने उसे कैसे बचाया था। शांग-ची ये सब स्वीकार कर लेता है। मिंगरुओ कहती है, अब से घर का खर्च मैं उठाऊंगी। शांग-ची मन में सोचता है, ये इसका प्यार है, इसमें कोई सवाल नहीं करना चाहिए। फिर मिंगरुओ पूछती है, आप मुझे कुछ बताने वाले थे ना, क्या हम बात कर सकते हैं? शांग-ची कहता है, मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या तुम मेरी फैमिली से मिलना चाहोगी? मिंगरुओ नर्वस हो जाती है और मन में कहती है, शादी के बाद कौन फैमिली से मिलने जाता है? शांग-ची उसे तसल्ली देते हुए कहता है, चिंता मत करो, मम्मी तुम्हें पहले से ही पसंद करती हैं और जब उन्हें हमारी शादी के बारे में पता चलेगा तो वो मुझे ही डांटेंगी कि मैंने किसी अच्छे दिन शादी क्यों नहीं की, और अगर मुझे तुम पसंद हो तो बाकी कुछ मायने नहीं रखता। अब सीन बदलता है। शांग-ची अपने भाई कोइके को कॉल करता है। वो पूछता है, क्या आप मेरे और मेरी वाइफ के साथ डिनर करना चाहेंगे? कोइके हंसकर कहता है, तुमने कितनी पी रखी है? क्या मैं शियाओ फांग को कहूँ तुम्हें पिक करने के लिए? शांग-ची जवाब देता है, मैंने कुछ नहीं पिया है।
कोइके पूछता है, क्या मम्मी तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही हैं? तभी शांगची उसे मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो भेज देता है। कोइके चौंक कर कहता है, झूठे डॉक्यूमेंट बनाना क्राइम है, तुम्हें पता है ना? शांगची शांति से कहता है, ये सच है। कोइके बोलता है, तो फिर पक्का तुमने पहले से डिवोर्स एग्रीमेंट भी बनवा लिया होगा। शांगची कहता है, आप जरा ड्रामा कम देखना चाहिए, मुझे और मेरी पत्नी को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था, हम 3 साल से कमिटमेंट में हैं। ये सुनकर कोइके कहता है, तो फिर तुम अपनी मम्मी को कॉल करके क्यों नहीं बताते? इतना कहकर वो कॉल काट देता है। इधर हम देखते हैं कि मिंगरुओ वॉशरूम में होती है। तभी शांगची आता है और पूछता है, क्या तुम शावर लेने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दूं? मिंगरुओ हाँ कहती है। शांगची उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। वो खुद उसके चेहरे को साफ करता है और वहाँ से चला जाता है। मिंगरुओ मन ही मन सोचती है, मुझे लगा था वो मुझे किस करने वाले हैं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि शांगची फोन पर किसी से झुंझलाकर बात कर रहा होता है। उसकी बातें सुनकर मिंगरुओ मन में कहती है, ये कितना घमंड में बात करता है। वो वहाँ से चली जाती है। तभी पता चलता है कि शांगची अपनी माँ से बात कर रहा है। मिसेज शांग गुस्से में कहती हैं, तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हारे भाई को पता है, लेकिन मुझे नहीं। क्या तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए कोई जगह नहीं है? सच बताओ, वो लड़की कौन है? शांगची शांति से कहता है, वो मिंगरुओ है, वही जिसे आप मेरी बहन बनाना चाहती थी। अब तो आप खुश होंगी, है ना? ये सुनते ही मिसेस शांग खुश हो जाती हैं और कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे लौटने का इंतजार करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि शांगची आंखें बंद करके मिंगरुओ की हालत को समझने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने मिंगरुओ के बारे में क्या बताया था। मिंगरुओ ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ बीमारी की वजह से गुजर गई। उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। उसे बाहर जाने से डर लगता था। जब भी वो बाहर जाती थी उसे चोट लग जाती थी। धीरे धीरे उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाद में उसने एक स्पेशल स्कूल ज्वाइन किया। वहीं से उसमें आत्मविश्वास आया और उसे समझ में आया कि जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर ही करना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसने कितना कुछ सहा है। शांगची मन ही मन कहता है, मैं तुम्हें फिर से ये दुनिया जरूर दिखाऊंगा। इसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है और पूछता है, सेंट्रल प्लेन्स का काम कैसा चल रहा है? उसका दोस्त बताता है, एनिमल पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल रहा है। अब हम इसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने के चांस सिर्फ 3% हैं। शांगची कहता है, पैसों की चिंता मत करो, बस इसके लिए तैयार रहो। वो खुद से कहता है, 3% चांस तो है ही। मिंगरुओ, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो मिंगरुओ के कमरे में जाता है। मिंगरुओ ईयरफोन लगाकर गाना सुन रही होती है। शांगची पूछता है, तुम क्या सुन रही हो? मिंगरुओ एक ईयरफोन निकालकर उसे दे देती है। दोनों साथ साथ गाना सुनते हैं। फिर शांगची पूछता है, अगर तुम्हारी आंखें ठीक होने का मौका मिले तो क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? इसके सिर्फ 3% चांस हैं। मिंगरुओ कहती है, हाँ मैं करना चाहूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि आप कैसे दिखते हैं। शांगची मुस्कुराकर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा दिखता होऊंगा? मिंगरुओ उसके चेहरे को छूती है। शांगची उसे चुपचाप देखता रहता है। अचानक वो उसके गाल पर किस कर देता है। मिंगरुओ घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीन बदलता है। अगली सुबह मिंगरुओ उठकर कमरे से बाहर आती है। वो सोचती है, साथ रहना किसी सपने जैसा है, फिर भी मैं खुद को अकेला क्यों महसूस कर रही हूँ। शांगची दौड़ते हुए आता है और मिंगरुओ से कहता है, मैं तुम्हारे लिए मिलेट का पोरीज लेकर आया हूँ, चाहो तो मैं 2 अंडे भी फ्राई कर देता हूँ। मैं यहाँ नया हूँ, इसलिए आसपास की ज्यादा जानकारी नहीं है। क्यों ना काम के बाद हम साथ में सुपरमार्केट चलें? मिंगरुओ मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, लेकिन जब आप पोरीज ले आए हैं तो अंडे मैं फ्राई कर देती हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन मुझे अंडा और नूडल्स बनाना आता है। अब हम शादीशुदा हैं तो मैं आपका ख्याल रखूंगी। शांगची हंसकर कहता है, तुम तो पूरी शेफ लगती हो। फिर दोनों नाश्ते के लिए बैठते हैं। मिंगरुओ पूछती है, आज आपका क्या प्लान है? शांगची कहता है, आज मैं योगा स्टूडियो जा रहा हूँ। वैसे क्या तुम मुझे डेट पर ले जाना चाहोगी? आज हमारी शादी का पहला दिन है तो डेट पर जाना तो बनता है। मिंगरुओ पूछती है, क्या आपको काम पर नहीं जाना? शांगची जवाब देता है, मैं 8:30 बजे ऑफिस जाता हूँ और 5:30 बजे छुट्टी हो जाती है। हम डिनर साथ में कर सकते हैं और फिर बाद में मूवी भी देख सकते हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया, तो वो तुरंत कहता है, सॉरी। मिंगरुओ कहती है, कोई बात नहीं। स्पेशल स्कूल में हमें मूवीज नरेशन स्टाइल में दिखाई जाती थीं। थिएटर में साथ बैठकर मूवी देखना अच्छा लगता है। शांगची कहता है, तो क्यों ना आज कोई थ्रिलर मूवी देखें? मैं तुम्हें पूरी मूवी समझा दूंगा। मिंगरुओ मान जाती है। शांगची मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा पति तुम्हें ड्रॉप कर दे? मिंगरुओ शर्माकर हाँ कह देती है। सीन बदलता है। जिंगजिंग योगा स्टूडियो पहुंचती है। रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? जिंगजिंग कहती है, आज मैंने मिंगरुओ से कहा है कि वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए। रिसेप्शनिस्ट कहती है, आप तो मिंगरुओ को कभी डिसेबल पर्सन की तरह ट्रीट ही नहीं करती। जिंगजिंग तुरंत जवाब देती है, और तुम भी उसे इंसान की तरह ट्रीट नहीं करती हो। उसी वक्त शांगची मिंगरुओ को स्टूडियो के बाहर ड्रॉप करता है। मिंगरुओ उसे बाएं कहती है। ये सब रिसेप्शनिस्ट देख लेती है और जिंगजिंग से कहती है, मिंगरुओ किसी आदमी के साथ आई थी।
जिंगजिंग बाहर झांकती है और मन में सोचती है मिंगरुओ कभी कभी ही स्कर्ट पहनती है, या तो किसी परफॉर्मेंस में या फैमिली पार्टी या फेस्टिवल में। उसे ये भी ठीक से नहीं पता कि तैयार कैसे होते हैं, लेकिन आज एक आम दिन में उसने वही कपड़े पहने हैं जो मैंने उसे पिछले महीने दिए थे। कुछ तो चल रहा है। तभी मिंगरुआ उसके पास आती है। जिंगजिंग पूछती है वो आदमी कौन था और तुम इतनी सजी धजी होकर कहाँ जा रही हो। मिंगरुआ धीरे से पूछती है क्या मैं सच में सुंदर लग रही हूँ। उसे याद आता है कि शांगची ने सीट बेल्ट लगाते वक्त कहा था तुम बहुत खूबसूरत हो। जिंगजिंग कहती है हाँ तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन अब बात मत घुमाओ। मिंगरुआ कहती है वो आंटी के बेटे शांगची हैं, मेरे पति। ये सुनकर जिंगजिंग को जोर का झटका लगता है। वो मिंगरुआ को अपने सामने बैठाती है और कहती है अब पूरी कहानी शुरू से सुनाओ। मिंगरुआ सब कुछ शुरुआत से बता देती है। जिंगजिंग कहती है तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, तुम्हें लगा होगा कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मिंगरुआ उसे अपने पास बैठा लेती है। जिंगजिंग पूछती है क्या वो सच में अच्छा इंसान है, तुम्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मिंगरुआ शांति से कहती है मुझे पता है वो मेरी परवाह करते हैं, वो मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। अगर मैंने उन्हें रिजेक्ट किया होता तो मुझे पछतावा होता। जिंगजिंग कहती है पता नहीं तुम उनके लिए इतनी प्रोटेक्टिव क्यों हो रही हो, लेकिन जब तक तुम्हें वो पसंद है ठीक है, बस याद रखना खुद को कभी चोट मत लगने देना। फिर जिंगजिंग पूछती है क्या तुमने इस बारे में अपनी मम्मी को बताया। मिंगरुआ कहती है टीचर झू को पता है कि शांगची मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमने शादी कर ली है। वो अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुरंत मेरे पास आ जाएंगी। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। जिंगजिंग कहती है मैं समझ सकती हूँ। फिर वो मजाकिया लेकिन थोड़ा सीरियस होकर कहती है अगर शांगची ने तुम्हें कभी हर्ट किया तो क्या हम उनके आने से पहले ही डिवोर्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मिंगरुआ सिर हिलाकर हाँ कह देती है। फिर जिंगजिंग कहती है असल में मैंने तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया था। चाइनीज फोक म्यूजिक में म्यूजिशियंस को नौकरी मिलने वाली है और मेरी मम्मी के पास सिर्फ एक सीट खाली है। क्या तुम इसके लिए ट्राई नहीं करोगी। वो आगे समझाती है ये चीन का सबसे फेमस एंसेम्बल है। इस म्यूजिक ग्रुप में एक से एक बेहतरीन म्यूजिशियन होते हैं। ये सीधे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है और बड़े बड़े नेताओं की पार्टियों में परफॉर्म करता है। मैंने ये भी सुना है कि इस ग्रुप की गुकवीन प्लेयर रिटायर होने वाली हैं, तो तुम्हारे पास फेमस होने का मौका है। तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें अपना टैलेंट नेशनल स्टेज पर दिखाना चाहिए। मिंगरुआ पूछती है क्या चाइनीज फोक म्यूजिक की सैलरी अच्छी होती है। जिंगजिंग कहती है मेरी मम्मी की सैलरी 10,000 थी और अब तो काफी समय बीत चुका है तो सैलरी बढ़ गई होगी। इसका मतलब ये है कि तुम ट्राई करना चाहती हो। फिर वो पूछती है तुमने अचानक अपना मन कैसे बदल लिया। मिंगरुआ शांत आवाज में कहती है पार्ट टाइम से मिलने वाली इनकम अनस्टेबल होती है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। अब सीन बदलता है। हम शांगची को देखते हैं, उसे छींक आती है। उसका असिस्टेंट मजाक में कहता है इसका मतलब कोई आपको याद कर रहा है। शांगची पूछता है मेरी सैलरी किस कार्ड में जमा हुई है। असिस्टेंट जवाब देता है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक के कार्ड में। शांगची कहता है मेरे कार्ड में 50,000 रहने दो और बाकी पैसे दूसरे कार्ड में ट्रांसफर कर दो और उस कार्ड का पासवर्ड 251125 रख देना। असिस्टेंट पूछता है क्या ये कोई खास नंबर है जिसे रिकॉर्ड करना चाहिए। शांगची शांति से कहता है ये मेरी वेडिंग एनिवर्सरी की तारीख है। ये सुनकर असिस्टेंट शॉक हो जाता है। शांगची आगे कहता है अब मैं मैरिड हूँ तो अब से मेरे लिए कोई ब्लाइंड डेट फिक्स मत करना। असिस्टेंट उत्सुक होकर पूछता है तो क्या आप और आपकी वाइफ शादी की तैयारी कर रहे हैं। क्या हमें वेडिंग रूम को आपकी वाइफ के हिसाब से फिर से डेकोरेट करना होगा, या फिर क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कस्टम वेडिंग रिंग्स बनवाऊं। मेरे पास क्राफ्ट्समैन के कॉन्टैक्ट्स हैं जो डायमंड रिंग्स बना सकते हैं, या फिर आपको किसी अग्रीमेंट के लिए लॉयर चाहिए। शांगची कहता है इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। असिस्टेंट चला जाता है। शांगची अकेले बैठकर सोचता है अपनी गलत पहचान की वजह से मैं न तो वेडिंग रूम तैयार करवा सकता हूँ और न ही रिंग। काश मैं अतीत में जाकर खुद को वो सारी बेकार बातें कहने से रोक पाता। उसे याद आता है कि एक बार उसने मिंगरुआ से पूछा था हम वेडिंग सेरेमोनी कब रखें। तब मिंगरुआ ने कहा था मेरी तरफ से शादी में सिर्फ जिंगजिंग और टीचर झू आएंगे, शायद पापा भी ना आ पाए। हमें शादी जैसी चीजों में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। शांगची ने पूछा था अगर मैं रिच होता तो। मिंगरुआ ने साफ कहा था तो मैं आपसे शादी ही नहीं करती। अगर आप अमीर होते तो आपके पास और भी बहुत ऑप्शन होते, फिर आप मुझसे ही शादी क्यों करते। ये सब याद करके शांगची सोचता है अगर मिंगरुआ को सच पता चल गया तो क्या वो मुझे डिवोर्स दे देगी। मुझे सच बताने का मौका ही नहीं मिल रहा है, शायद थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। अगर मुझे उससे प्यार हो गया तो मैं खुद ही कन्फेस कर लूंगा। अब अगले सीन में हम मिंगरुआ को देखते हैं। शांगची उसे वॉइस मैसेज भेजकर पूछते हैं क्या मैं काम के बाद तुम्हें पिक कर सकता हूँ। मिंगरुआ जवाब देती है ठीक है आप आ सकते हैं। तभी जिंगजिंग उससे कहती है अपने हस्बैंड को डिनर के लिए इनवाइट करो। मिंगरुआ शांगची से कहती है जिंगजिंग आपसे मिलना चाहती है तो क्या आप डिनर के लिए आ सकते हैं। शांगची कहते हैं मैं आ रहा हूँ। ये सुनते ही मिंगरुआ उन्हें पिक करने के लिए दरवाजे की तरफ भागती है। अब हम देखते हैं कि शांगची आ जाते हैं। मिंगरुआ को देखते ही वो अपने हाथ फैला देते हैं। मिंगरुआ जल्दी जल्दी उनकी तरफ आती है और शांगची उसे पकड़ लेते हैं। वो मुस्कुराकर पूछते हैं तुम मुझे पिक करने आ रही थी। मिंगरुआ कहती है हस्बैंड आप आ गए। शांगची उसे हैरानी से देखते हैं। मिंगरुआ जल्दी से समझाती है जिंगजिंग के सामने एक्टिंग करनी है, वो मेरे लिए बहुत परेशान रहती है।
जिंगजिंग दूर से ये सब देख रही होती है। तभी शांग ची मिंगरुओं के गाल पर किस करते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने मुझे मिस किया? तभी जिंगजिंग आवाज देती है, बस करो, जल्दी अंदर आओ, अपने हस्बैंड को डिनर के लिए बुलाओ। जिंगजिंग मन ही मन सोचती है, इसने मिंगरुओं को हग भी किया, किस भी किया और बड़े प्यार से वाइफ भी कहा। अब तीनों डिनर के लिए बैठते हैं। जिंगजिंग शांग ची से कुछ सवाल पूछती है। शांग ची शांति से जवाब देते हैं, मैं यूएशन ग्रुप में काम करता हूँ, मेरी सैलरी अच्छी है, इसलिए मैं अभी जॉब चेंज नहीं करना चाहता। अब से कुकिंग की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। वैसे मिंगरुओं को जिंजर और गार्लिक पसंद नहीं है। जिंगजिंग मुस्कुराकर कहती है, तुम पास हो गए, लेकिन एक आखिरी सवाल, तुमने इससे इतनी अचानक शादी क्यों की? शांग ची कहते हैं, हमें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। शादी कैसे हुई ये मायने नहीं रखता, जरूरी ये है कि हम अपनी शादी निभा सकते हैं। अब सीन बदलता है। मिंगरुओ शांग ची के साथ कार में होती है। वो कहती है, आप कितनी अच्छी बातें करते हैं। वो मन ही मन सोचती है, इन्होंने कुछ खास नहीं कहा, बस सिंपल सी बातचीत थी, लेकिन इनकी बातें हमेशा लोगों पर गहरा असर छोड़ जाती हैं। शांग ची पूछते हैं, तुम्हें कैसा लगा? मैंने ठीक परफॉर्म किया? मिंगरुओ मुस्कुराकर कहती है, बहुत अच्छा, अब जिंगजिंग मेरे लिए रिलैक्स हो सकेगी। तभी मिंगरुओ के फोन पर जिंगजिंग का वॉइस मैसेज आता है, इस महीने के एंड में तुम बीजिंग जा रही हो ना मैंडारिन टेस्ट के लिए? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ आएगा या मैं तुम्हें ले चलूं? ये सुनकर शांग ची चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम कैपिटल जा रही हो? मिंगरुओ कहती है, मुझे चाइनीज फोल्क ऑर्केस्ट्रा के लिए ऑडिशन देना है। शांग ची कुछ नहीं कहते। ये देखकर मिंगरुओ परेशान हो जाती है। वो कहती है, क्या आप खुश नहीं है कि मैं बीजिंग जा रही हूँ? अगर आप साथ नहीं आना चाहते तो मैं अकेले भी जा सकती हूँ। जिंगजिंग बस मेरे लिए बहुत परेशान रहती है, उसे लगता है मैं अभी भी बच्ची हूँ। शांग ची कहते हैं, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बस ये सोच रहा था कि शायद तुम मुझे इसके बारे में बताने वाली नहीं थी। मिंगरुओ कहती है, मुझे नहीं पता वहाँ कितना समय लगेगा, लेकिन मुझे जाना होगा। आप अपना काम कर सकते हैं, मैं खुद चली जाऊंगी। शांग ची उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, क्या तुम भूल गई हो कि हम मैरिड हैं? इसका मतलब है कि हम फैमिली हैं, जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हैं। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मुझे परेशान कर रही हो? वो नरमी से कहते हैं, क्या हम आज से एक दूसरे की मदद लेना शुरू कर सकते हैं? मिंगरुओ कहती है, हाँ, तो क्या आप इस महीने मेरे साथ कैपिटल चलेंगे? क्या इससे आपके काम पर असर पड़ेगा? शांग ची मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, मैंने अपने वेकेशन डेज बचा कर रखे हैं, मतलब मैंने अभी तक छुट्टियां नहीं ली हैं, तो अगर हम चाहें तो अगले सीन में दोनों मॉल जाते हैं। शांग ची उसके लिए कपड़े सिलेक्ट करते हैं। मिंगरुओ पूछती है, क्या ये मुझ पर अच्छा लग रहा है? शांग ची कहते हैं, हाँ, बहुत अच्छा। वो उसके लिए ढेर सारे कपड़े ले लेते हैं और सेल्स गर्ल से कहते हैं, सब पैक कर दीजिए। मिंगरुओ मना करती है, इतने सारे नहीं, लेकिन शांग ची इशारे में सेल्स गर्ल को सब पैक करने को कह देते हैं। मिंगरुओ पूछती है, क्या ये ड्रेस महंगी है? शांग ची मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे बोनस मिलने वाला है तो अभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से प्रमोशन भी होने वाला है, सैलरी भी बढ़ेगी। वो अपना सैलरी कार्ड मिंगरुओ को देते हैं। मिंगरुओ लेने से मना कर देती है। शांग ची कहते हैं, क्या तुम मुझे आउटसाइडर की तरह ट्रीट करोगी? तुम मेरे पैसे खर्च नहीं करना चाहती? मिंगरुओ आखिरकार कार्ड ले लेती है। वो मन ही मन सोचती है, शांग ची बहुत खर्च करते हैं, अगर कार्ड मेरे पास रहेगा तो मैं उनके पैसे बचा सकती हूँ। अब सीन बदलता है। मिंगरुओ जिंगजिंग के साथ होती है। जिंगजिंग उसे कैपिटल जाने के लिए कुछ चीजें देती है, सनस्क्रीन, आयोडीन सॉल्यूशन वगैरह। फिर वो कहती है, बैग में प्रोटेक्शन भी रख दिया है। ये सुनकर मिंगरुओ शॉक हो जाती है। जिंगजिंग कुछ प्राइवेट बातें करने लगती है और मिंगरुओ शर्म से लाल होकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मिंगरुओ शांग ची को बताती है, मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए टी शॉप जाना है। शांग ची कहते हैं, मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूंगा। ये सब सुनकर शांग ची का असिस्टेंट सोचता है, मिस्टर शांग सच में कितने अच्छे इंसान हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंगरुओ मिस्टर चैंग से बात कर रही होती है। वो उनसे कहती है, अब मैं कुछ दिनों तक पार्ट टाइम जॉब के लिए नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा ऑडिशन के लिए मुझे कैपिटल जाना है। मिस्टर चैंग मजाक में कहते हैं, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? फिर मुस्कुराकर कहते हैं, कोई बात नहीं, वापसी के लिए टैक्सी बुलाई है? मिंगरुओ जवाब देती है, नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे लेने आएंगे। ये सुनकर मिस्टर चांग के होश उड़ जाते हैं। उसी समय वहाँ शांग ची आ जाते हैं। उन्हें देखकर मिस्टर चांग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शांग ची कहते हैं, लगता है मैं बिल्कुल टाइम पर आ गया। मिंगरुओ दोनों का इंट्रोडक्शन कराती है। मिस्टर चेंग मन ही मन सोचते हैं, मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ, ये तो वही नंबर का खतरनाक इंसान है। स्कूल में ये बिल्कुल गुमनाम सा था, लेकिन जब किसी ने इसे बुली किया था तो इसने उसे सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और बाद में किसी ने भी शांग ची को दोषी नहीं ठहराया था। मिस्टर चांग पूछते हैं, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? मिंगरुओ कहती है, हम ब्लाइंड डेट पर मिले थे। इन्हें देखकर लगता है कि ये बहुत रिच हैं, लेकिन ये बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय हैं। शायद लोग इन्हें रिच इसलिए समझते हैं क्योंकि ये हैंडसम है। शांग ची मुस्कुराकर कहते हैं, लुक्स मैटर नहीं करते, अच्छी बात यह है कि तुम मुझे पसंद करती हो। शंग ची मिंगरुओ को कार में बैठाते हैं। इधर मिस्टर चेंग सोचने लगते हैं, कहीं इसने मिंगरुओ को किडनैप तो नहीं कर लिया। मिंगरुओ कह रही है कि ये एक आम एम्प्लॉई है, उसे इसकी असली आइडेंटिटी का जरा भी अंदाजा नहीं है। तभी शांग ची का असिस्टेंट मिस्टर चांग के पास आता है और
उन्हें एक कार्ड देते हुए कहता है, इसमें पैसे हैं, आप कुछ गलत मत समझिएगा, आप मिसेस शंग के दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मिस्टर शंग इस शादी को लेकर बहुत सीरियस हैं। वो अपनी आइडेंटिटी खुद मैडम को बताना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये बात उन्हें किसी और से पता चले। अब सीन बदलता है, शंग ची और मिंगरुओ घर पहुँचते हैं। मिंगरुओ जूते उतार ही रही होती है कि शंग ची देख लेते हैं कि उसके पैर में चोट लगी है। मिंगरुओ कहती है, शायद आज गिर गई थी, तभी लग गई होगी। शंग ची परेशान होकर कहते हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पहले शावर ले लो, उसके बाद मैं गर्म पानी से पैरों की सिकाई कर दूंगा। मिंगरुओ शावर लेकर बेड पर लेट जाती है। वो नर्वस होकर खुद से कहती है, काम डाउन, वो बस दवा लगाने आ रहे हैं। तभी शांग ची आते हैं। वो उसके पैर बेड पर रख देते हैं। गर्म पानी में टॉवल भिगोकर उसके पैर पर रखते हुए कहते हैं, थोड़ा दर्द हो सकता है। फिर वो ऑयल लेते हैं, लेकिन गलती से ऑयल गिर जाता है और गलती से थोड़ा सा ऑयल अपने चेहरे पर भी लगा लेते हैं। मिंगरुओ पूछती है, क्या हुआ? शंग ची कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऑयल गर्म कर रहा था। अब वो उसके पैरों की मसाज करने लगते हैं। दर्द होता है, लेकिन शंग ची मसाज करते रहते हैं। इसके बाद शंग ची असिस्टेंट को कॉल करते हैं और पूछते हैं, अगले साल युएशेंग ग्रुप का चैरिटेबल प्रोजेक्ट क्या है? मैं एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटीज पर फोकस करना चाहता हूँ। जिनचेंग गवर्नमेंट से बात करो, उन्हें कहो कि कम्युनिटी की सड़कों पर ध्यान दें, पब्लिक एरियाज में ट्रैफिक लाइट्स लगवाएं, ब्रेल साइनर्स और वॉयस गाइडेंस भी लगवाए जाए। कॉल कट करके वो मिंगरुओ से कहते हैं, मिंगरुओ, अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने पर हर्ट नहीं होने दूंगा। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करके कहते हैं, ऑप्टिक न्यूरोपैथी प्रोजेक्ट की रिसर्च कैसी चल रही है? मैं कल कैपिटल जा रहा हूँ, डॉक्टर हान के साथ मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दो। इसके बाद सीन बदलता है। मिंगरुओ शंग ची के साथ कैपिटल पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें होटल में सिर्फ एक ही रूम मिलता है। मिंगरुओ काफी नर्वस हो जाती है। तभी शंग ची आकर पूछते हैं, तुम क्या सोच रही हो? मिंगरुओ कहती है, हमें सिर्फ एक ही रूम मिला है, हमें एक ही बेड पर सोना होगा। शंग ची पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहती? मिंगरुओ थोड़ी झिझक के साथ कहती है, हम मैरिड हैं तो एक बेड शेयर कर सकते हैं। शंग ची पूछते हैं, क्या तुम मुझे शंग ची मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? मिंगरुओ कहती है, मैं पहले नर्वस थी, इसलिए ज्यादा सोचा नहीं। शंग ची उसे किस करते हैं और दोनों के बीच हल्का सा रोमांस हो जाता है। शंग ची कहते हैं, तुम्हारा असेसमेंट खत्म होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब सीन बदलता है। अगले दिन मिंगरुओ का ऑडिशन होता है। वो ऑडिशन देने जाती है, जहाँ एक गाइड उसे अंदर वेटिंग रूम तक ले जा रहा होता है। मिंगरुओ अपनी स्टिक के सहारे चल रही होती है, तभी गाइड उसकी स्टिक पकड़ लेता है। मिंगरुओ तुरंत कहती है, आप मेरी स्टिक मत पकड़िए, वरना मैं चल नहीं पाऊंगी। गाइड पूछता है, तो तुम पूरी तरह ब्लाइंड हो, फिर तुम पियानो कैसे बजाती हो? मैंने तो सोचा था तुम जैसे लोग सिर्फ मसाज वगैरह करते होंगे। अगर तुम ग्रुप में आ गई तो क्या अपनी देखभाल के लिए किसी को रखोगी? मिंगरुओ गुस्से में कहती है, मैं सिर्फ ब्लाइंड हूँ, मरी नहीं हूँ। गाइड हंसकर कहता है, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। मिंगरुओ शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है, आप हेल्थी हैं, आपके लिए गाइड बनने से कहीं ज्यादा जॉब्स होंगी। ये कहकर मिंगरुओ खुद ही वेटिंग रूम में चली जाती है। वहाँ उसके पास एक लड़की बैठी होती है। वो गाइड से कहती है, ये लड़की बहुत सुंदर है, जरूर बहुत लोग इसकी केयर करते होंगे। क्या तुमने अर्कवान यिंगयुए का नाम सुना है? ये एक ब्लाइंड आदमी ने लिखा था, बहुत फेमस सॉन्ग है। गाइड कहता है, मैं तो सिर्फ वर्कर हूँ, आपको ही इसके बारे में ज्यादा पता होगा। मिंगरुओ कहती है, मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन सुन सकती हूँ, क्या तुम भी यहाँ पार्टिसिपेट करने आई हो? लड़की कहती है, हाँ, एग्जाम हॉल में मिलेंगे। अब ऑडिशन शुरू होता है और मिंगरुओ सबको इम्प्रेस कर देती है। चीफ कहती है, मुझे खुशी है कि तुमने अपना टैलेंट वेस्ट नहीं किया, हम तुम्हें चाइनीज लैंग्वेज फेस्टिवल में इन्वाइट करना चाहते हैं। मिंगरुओ पूछती है, क्या आप मुझे सिर्फ मेरा टैलेंट देखकर चाइनीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर प्रोग्राम के लिए बुला रही हैं? चीफ जवाब देती है, बिल्कुल, यहाँ बैठे हर किसी ने तुम्हारा टैलेंट देखा है। मिंगरुओ कहती है, लेकिन आपके स्टाफ मेंबर और एक कंटेस्टेंट ने कहा कि मैं कनेक्शंस की वजह से यहाँ पहुंची हूँ, तो मुझे लगता है कि अब मैंने खुद को प्रूव कर दिया है। चीफ गुस्से में कहती है, ये सब क्या हो रहा है? लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? चाइनीज स्पीकिंग वर्ल्ड में ऐसे लोग काम करने के लायक ही नहीं है। तभी वो लड़की स्टेज पर आकर कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। एक वर्कर चीफ को कुछ दिखाता है। चीफ कहती है, जो लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लायक नहीं है। तुम मुझे हेलो कहने भी आई थी ना, लगता है तुम्हारे पास काफी कनेक्शंस हैं, लेकिन इस चाइनीज स्पीकिंग वर्ल्ड में मैं ये सब नहीं होने दूंगी। तुम इस ग्रुप में कभी हायर नहीं हो सकती। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है, ये सब मिंगरुओ की वजह से हुआ है। गुस्से में वो मिंगरुओं को धक्का दे देती है। तभी शंग ची आकर मिंगरुओं को बचा लेते हैं, उसे संभाल कर उठा लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। चीफ शंग ची को पहचान लेती हैं और सोचती हैं, मिंगरुओ इसे कैसे जानती है? क्या खीलन को इसके बारे में पता है? अब सीन बदलता है। शंग ची मिंगरुओ को होटल रूम में लेकर आते हैं। वो उसे अपनी गोद में बैठा लेते हैं। मिंगरुओ कहती है, मैं ठीक हूँ, आपको मुझे ऐसे पकड़े रहने की जरूरत नहीं है। शंग ची मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने ऑडिशन पास कर लिया है, अब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मिंगरुओ हाँ कहती है और फिर दोनों के बीच रोमांस होता है।
अगली सुबह जब मिंगरुओ सोकर उठती है तो शांगची उसके पास आते हैं और धीरे से कहते हैं, मैंने तुम्हें सर्जरी के बारे में बताया था, याद है? मिंगरुओ शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ, चाहे सिर्फ 1% चांस ही क्यों ना हो। मुझे उम्मीद है कि मैं दोबारा रोशनी देख पाऊंगी। शांगची उसे कसकर गले लगा लेते हैं। अब सीन बदलता है। मिंगरुओ हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर्स उसकी आंखों का चेकअप करते हैं और कहते हैं, मिंगरुओ आपको डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं। जिंगजिंग मिंगरुओ के पास बैठकर कहती है, तुमने मॉम को ये बात बताने से मना क्यों किया? तुम्हारी सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको तुम्हारे साथ होना चाहिए। मिंगरुओ कहती है, अभी नहीं बताना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर सर्जरी फेल हो गई तो वो बहुत निराश हो जाएंगी। जिंगजिंग उसका हाथ पकड़कर कहती है, ये सर्जरी जरूर सक्सेसफुल होगी, इस बार डॉक्टर हान तुम्हारी सर्जरी करेंगे, वो टॉप ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट हैं। दूसरी तरफ शंगची अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं। उनका दोस्त कहता है, मिंगरुओ को देखकर लगता है कि उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। तुम जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो और जरूरतमंदों को सर्जरी के लिए अब्रॉड भेज रहे हो, उनमें से कई केसेस सक्सेसफुल हुए हैं। मिंगरुओ भी ठीक हो जाएगी। शंगची मिंगरुओ के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सर्जरी होने वाली है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिंगरुओ अपनी रिंग एक्सप्लेन्स उतारकर उन्हें देती है और कहती है, इसे संभाल कर रखना, मैं आपको देखना चाहती हूँ। सर्जरी शुरू हो जाती है। शंगची बाहर बहुत परेशान बैठे रहते हैं। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, पेशेंट की कंडीशन उम्मीद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो सॉरी कहकर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि शंगची और जिंगजिंग मिंगरुओ के पास बैठे हैं। शंगची उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, मिंगरुओ मुझे माफ कर दो। मिंगरुओ हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा जिसमें मैंने आपका चेहरा देखा। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने आपको अपने हाथों से महसूस किया है। शंगची उसका हाथ पकड़े पकड़े रोने लगते हैं। जिंगजिंग की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। मिंगरुओ धीरे से कहती है, शांगची मुझे घर जाना है। सीन बदलता है। रात को मिंगरुओ शांगची के साथ सो रही होती है। तभी उसे एक डरावना सपना आता है। वो खुद को उसी स्कूल में देखती है जहाँ आग लग गई थी। नींद में वो बोलने लगती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। शंगची की नींद खुल जाती है। वो उसे जगाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं, ये किससे डर रही है? वो स्कूल इसके सपने में क्यों आ रहा है? अब सीन बदलता है। शंगची उस स्कूल के बारे में सर्च करते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने कभी उसी स्कूल में एक लड़की को बचाया था। वो सोचते हैं, क्या वो लड़की मिंगरुओ थी? मतलब हम पहले ही मिल चुके थे। फिर उन्हें वो पुरानी घटना याद आती है। फ्लैशबैक में शंगची अपने एक दोस्त को खाना देते हैं जो कई दिनों से भूखा था। वो दोस्त कहता है, इस स्कूल का टीचर बहुत घटिया है, अगर ठीक से पढ़ाई न करो तो खाने भी नहीं देता। आज तुमने मेरी जान बचाई है, अब से तुम मेरे सेकंड पार्टनर हो। तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। वो देखते हैं कि एक टीचर किसी पर चिल्ला रहा है और उसे पकड़ने के लिए कह रहा है। शंगची का दोस्त कहता है, यहाँ से भागने की कोशिश किसने की? चलो जाकर देखते हैं। फिर वो शंगची से कहता है, अगर मैं पकड़ा जाऊं तो कल सुबह मेरे घर फोन करना, उन्हें कहना कि मुझे चोट लग गई है। अगर उन्हें पता चल गया कि किसी ने मुझे मारा है तो वो किसी को भेज देंगे मुझे बचाने के लिए। दोनों साथ आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक लड़की मिलती है जिसके पैर में चोट लगी होती है। वो शंगची से घबराई हुई आवाज में कहती है, प्लीज उसे बचा लो। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसका नंबर 128 है। वो बहुत समय से कमरे में बंद है, प्लीज उसे बाहर निकाल लो। शंगची तुरंत दौड़ते हैं और उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं जहाँ मिंगरुओ बंद थी। वो देखते हैं कि उसे चोट लगी हुई है और कमरे में आग लगी हुई है। शंगची बिना देर किए उसे उठा लेते हैं और नर्स से कहते हैं, इसे बचा लो जल्दी। उसी पल शंगची को सब कुछ याद आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंगरुओ क्लास में होती है। तभी एक लड़की मियाओ मियाओ उससे कहती है, तुम मिंगरुओ हो ना? मैंने तुम्हें ऑडिशन में देखा था और ये भी देखा कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें कैसे हीरो की तरह बचाया। वो मुस्कुराकर कहती है, लगता है हमारे ग्रुप में एक अमीर लड़की आ गई है। मिंगरुओ हैरान होकर पूछती है, कौन अमीर लड़की? मियाओ मियाओ कहती है, तुम। पहले मुझे लगा था कि तुमने अपने हस्बैंड से शादी किसी अग्रीमेंट के तहत की होगी, लेकिन तुम दोनों तो सच में एक दूसरे से प्यार करते हो। मियाओ मियाओ उसका पियानो देखकर पूछती है, ये पियानो तुम्हारे हस्बैंड ने वेडिंग गिफ्ट में दिया है या फिर बर्थडे प्रेजेंट है? मिंगरुओ कहती है, नहीं, ये मुझे मास्टर रुआन ने दिया है। मियाओ मियाओ शॉक्ड होकर कहती है, तुम्हारे हस्बैंड का लास्ट नेम शंग है ना? उन्होंने ही इसे ऑक्शन में 12 मिलियन में खरीदा था। मिंगरुओ मन ही मन सोचती है, इसका मतलब क्या हुआ? मियाओ मियाओ आगे बताती है, मेरे भाई भी उस ऑक्शन में थे, उन्होंने तब शांगची की फोटो भी ली थी। वो कहती है, मेरे भाई ने बताया कि वो मून गॉडेस ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये सब सुनकर मिंगरुओ पूरी तरह शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम शांगची को उनके दोस्त के साथ देखते हैं। उनका दोस्त उन्हें AED टाइप 13 ऑप्टिक नर्व के बारे में बता रहा होता है। शांगची पूछते हैं, इसे क्लिनिकल टेस्ट के लिए कब एंटर किया जा सकता है? दोस्त कहता है, ये बस पहला स्टेप है, इसके बाद आर्टिफिशियल ऑप्टिक नर्व्स में आने वाली प्रॉब्लम्स पर काम करना होगा। अगर ये सफल हुआ तो लाखों लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। शांगची पूछते हैं, इसमें कितना समय लग सकता है? दोस्त कहता है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, हमने दुनिया
दुनिया की टॉप लेबोरेटरीज के साथ पार्टनरशिप की है तो इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे। साइंस कोई जादू नहीं है, इसमें वक्त लगता है। शांग-ची गंभीर होकर पूछते हैं, तो क्या ट्रांसप्लांटेशन थियोरेटिकली पॉसिबल है? ये सुनकर उसका दोस्त शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? सक्सेस रेट की बात तो छोड़ ही दो, इसमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा है और डोनर भी अंधा हो जाएगा। क्या तुम सच में इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो? शांग-ची शांत आवाज में कहते हैं, तुम बस इतना बताओ, ये पॉसिबल है या नहीं? दोस्त थोड़ी देर चुप रहकर कहता है, हाँ थियोरेटिकली पॉसिबल है। शांग-ची कहते हैं, तो फिर इसकी तैयारी तुरंत शुरू करो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन बदलता है। अब हम देखते हैं कि शांग-ची उसी स्कूल में जाते हैं जहाँ मिंगरुओ के साथ हादसा हुआ था। उनका असिस्टेंट कहता है, मिस्टर शांग, यही वो स्कूल है जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये स्कूल पिछले 10 सालों से ऐसे ही खाली पड़ा है क्योंकि इसे कोई खरीदना नहीं पाया। अब शांग-ची स्कूल के अंदर जाते हैं। कदम रखते ही उन्हें 15 साल पहले की सारी बातें याद आने लगती हैं। वो उसी कमरे में जाते हैं जहां मिंगरुओ के साथ हादसा हुआ था। उन्हें याद आता है एक टीचर गुस्से में मिंगरुओ को उस कमरे में बंद कर देता है, वहीं जलती हुई सिगरेट फेंक देता है और बिना पीछे देखे चला जाता है। मिंगरुओ बहुत डरी हुई होती है, रो रही होती है, दरवाजा पीटती है लेकिन कोई नहीं सुनता। कुछ ही देर में सिगरेट की वजह से कमरे में आग लग जाती है। मिंगरुओ बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहाँ रखी भारी चीजें उस पर गिर जाती हैं और उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है। उसी समय शांग-ची उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं। कमरे में पहुँचते ही वो उसे उठाते हैं और बिना वक्त गंवाए बाहर ले आते हैं। उनकी नजर दीवार पर लिखे एक नंबर पर पड़ती है, 128, जो मिंगरुओ ने खुद कांपते हाथों से लिखा था। ये सब याद आते ही शांग-ची पूरी तरह टूट जाते हैं। इसके बाद सीन बदलता है। शांग-ची और मिंगरुओ साथ बैठे होते हैं। मिंगरुओ शांत लेकिन भारी आवाज में कहती है, जब हम पहली बार मिले थे तो आपने कहा था कि आपकी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपए है। आप बहुत स्मोक करते हैं और आपने अपनी सारी सेविंग्स कार खरीदने में लगा दी। वो रुककर पूछती है, तो क्या अब आप मुझे अपनी असली पहचान बताएंगे? शांग-ची पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? मिंगरुओ कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये जानना है कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। वो आगे कहती है, जब आपने मेरे लिए इतनी महंगी रिंग खरीदी थी तो मुझे आपके लिए बुरा लग रहा था। मैं अपना फ्यूचर प्लान कर रही थी। उसकी आवाज भर आती है, क्या आपने सोचा था कि एक अंधी लड़की को बेवकूफ बनाना आसान होगा? शांग-ची तुरंत कहते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी मैं तुमसे मिलता था मैं देखता था कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करती हो। हर बार सच बताने की कोशिश करता तो शब्द गले में अटक जाते थे। वो सिर झुकाकर कहते हैं, मुझे लगता था कि अभी सही समय नहीं है, इसलिए मैं बस इंतजार करता रहा। मिंगरुओ पूछती है, तो अब आप मुझसे झूठ क्यों नहीं बोल रहे? शांग-ची धीमे से कहते हैं, 128 की वजह से। मिंगरुओ चौंक कर पूछती है, आपको सब याद है? शांग-ची कहते हैं, 15 साल पहले जिसने तुम्हें बचाया था वो मैं था। उनकी आवाज कांप जाती है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो मेरे गलत फैसलों की वजह से हुआ। उसी दिन की वजह से आज तुम ऐसी हो, मुझे माफ कर दो। मिंगरुओ दर्द भरी आवाज में पूछती है, तो क्या आप ये सब गिल्ट की वजह से कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं? अब तक आपने मेरे लिए जो भी किया, क्या वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप खुद को दोषी मानते हैं? शांग-ची उसका हाथ थाम लेते हैं, मेरी बात सुनो। हाँ, मैं गिल्टी हूँ, लेकिन मुझे खुद से नफरत इस बात की है कि मैं तुम्हें भूल गया था। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं ढूंढा। वो उसकी ओर झुककर कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन हम दोबारा मिले उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। इसका गिल्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है काम के बाद तुम्हें पिक करना, तुम्हारा म्यूजिक सुनना, तुम्हारे साथ शॉपिंग करना, तुम्हारे साथ मूवी देखना। तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मैंने खुशी से जिया है। मैं तुम्हारा दर्द मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द में हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मुझे तुम्हारा सहारा बनने दो। उसकी बातें सुनकर मिंगरुओ की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। शांग-ची तुरंत उसे गले लगा लेते हैं। अगले सीन में दोनों रात को सड़क पर टहल रहे होते हैं। तभी मिंगरुओ को महसूस होता है कि सड़क पर बहुत सी चीजें स्पेशली डेवलप की गई हैं। शांग-ची कहते हैं, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी चोट पहुंचे। हमारी कंपनी हर साल चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स करती है और मैंने कहा है कि ऐसी मूवीज भी बनाई जाएं जिन्हें ब्लाइंड लोग भी समझ सकें। मिंगरुओ मुस्कुराकर कहती है, चलो साथ में मूवी देखते हैं। शांग-ची कहते हैं, पास ही एक थिएटर है। दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी मिंगरुओ को रोस्टेड चेस्टनट्स की खुशबू आती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मैंने बहुत समय से ये नहीं खाए। शांग-ची कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आता हूँ। शांग-ची रोस्टेड चेस्टनट्स लेने चले जाते हैं और मिंगरुओ सड़क पर अकेली खड़ी रह जाती है। वो अपनी स्टिक की मदद से सड़क पार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंगरुओ हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है और शांग-ची उसके पास बैठे हैं। डॉक्टर आकर कहते हैं, शुक्र है कि सिर्फ हल्की सी चोट आई है, लेकिन ऑप्टिक नर्व को काफी नुकसान पहुंचा है। अभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 1 साल के अंदर नर्व पूरी तरह खराब हो जाएगी और उसके बाद इनकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ पाएगी। ये सुनते ही शांग-ची कहते हैं, लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। डॉक्टर घबराकर कहते हैं, शांग-ची, इसमें अभी भी 3% से कम सक्सेस चांस है। आप खुद भी अंधे हो सकते हैं और हो सकता है कि वो भी फिर कभी न देख पाए। शांग-ची कुछ नहीं कहते, बस मिंगरुओ के चेहरे को छूते हैं और हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप खड़े रहते हैं।
अगले सीन में मिंगरुओ आंखें खोलती है। उसे सामने जिंगजिंग दिखती है। उसे देखकर मिंगरुओ खुश हो जाती है और पूछती है, शंगची कहाँ है? जिंगजिंग कहती है, वो किसी काम से अब्रॉड चले गए हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए ये लेटर छोड़ा है। मिंगरुओ कांपते हाथों से लेटर पढ़ती है। अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट मिल चुका है। मेरे लिए दुखी मत होना और खुद को कभी ब्लेम मत करना। ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है। अब इन आंखों से रंगीन दुनिया देखो, पियानो बजाओ, पहाड़, नदियां, झीलें, समंदर देखो, सनराइज और स्टार्स को महसूस करो। लेकिन मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और न ही मेरा इंतजार करना। लेटर पढ़ते पढ़ते मिंगरुओ फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंगरुओ शंग-ची के घर जाती है। उसे लगता है कि शांग-ची बाहर उसे चाय सर्व कर रहे हैं, लेकिन पल भर में वो गायब हो जाते हैं। फिर वो उनके ऑफिस जाती है, वहाँ उन्हें उनकी चेयर पर बैठा हुआ देखती है, लेकिन आंख झपकते ही वो वहाँ से भी गायब हो जाते हैं। मिंगरुओ उनकी चेयर पर बैठ जाती है, उनका छोड़ा हुआ टॉय देखती रहती है। अगले सीन में वो अकेली बैठी होती है और अपने मोबाइल पर न्यूज सुनती है। एडीआई टाइप 3 आर्टिफिशियल ऑप्टिक नर्व जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल के लिए एंटर की जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो लाखों लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। तभी पीछे से हम देखते हैं शंग-ची हाथ में स्टिक पकड़े दूर खड़े हुए हैं। उधर मिंगरुओ के पास जिंगजिंग का कॉल आता है। वो कहती है, तुम्हें चीफ अवार्ड सेरेमोनी में आने का इनवाइट मिला है। तुम्हें आना ही चाहिए। तुम इस साल की बेस्ट म्यूजिशियन हो। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। मिंगरुओ हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। कॉल काटकर वो जाने के लिए पीछे मुड़ती है और शैंग-ची को देख लेती है। फ्रेम में दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए खड़े रहते हैं, बिना कुछ कहे लेकिन सब कुछ महसूस करते हुए।